हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास। ये जो हमारी क्लास है आपको पता है इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री हम इस क्लास में कवर करेंगे और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है आपकी। इससे पहले हम लगभग 4 क्लास कवर कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु सभ्यता तो आज हम इसमें कवर करेंगे। देखिए ये आपकी जो क्लास है फैक्ट्स टाइप है, फैक्ट्स बेस्ड है। इस क्लास में हमने इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपके उन्हीं को कवर किया है। इसमें ये कोई ऑप्शन टाइप क्लास आपकी नहीं है, फैक्ट्स बेस्ड क्लास है। यदि आपको पढ़ते समय जो जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उन्हें नोट करते चलें। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, और आपके रिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात, रिवीजन के लिए ये क्लास बहुत अच्छी है आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। चलिए इसमें आज हम देखेंगे कैसे ये सिंधु सभ्यता जो है इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, क्या क्या यहाँ पाया गया या कितनी प्राचीन है, सब कुछ आज हम इसमें क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो सिंधु सभ्यता है उसकी जो सर्वमान्य तिथि है, ये तो आप देखिए नोट कर लीजिए। एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है कि ये कब से कब तक थी ये सभ्यता। इस सभ्यता को यानी सिंधु सभ्यता को 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, उसका जो विस्तार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसकी जो तिथि है वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तिथि निर्धारण की जो तिथि है आपको पता है C14 यानी इसे कार्बन 14 कहा जाता है। देखिए ये एक ऐसी पद्धति है जिससे एज का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि ये चीज कोई कितनी प्राचीन है या कितने वर्षों पुरानी है, उससे इस पद्धति से एज का या समय का पता लगाया जाता है कि कोई चीज ये कितने वर्ष पुरानी हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, डेट निर्धारित करते हैं, इससे हम तिथि निर्धारण करते हैं। तिथि निर्धारण की जो ये C14 पद्धति है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था VF लीवी। क्या नाम था जिनका, VF लीवी। ठीक है, ये थे VF लीवी। ठीक है, इन्होंने C14 या कार्बन डेटिंग जैसे हम पद्धति कहते हैं इसकी खोज की थी 1946। ठीक है, 1946 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अब समझिए ये किस बेस पर ये एज का या समय का पता लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, इसमें C14 की कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है और ये कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है ये उतनी ही पुरानी जो वस्तुएं हैं ये उतनी ही पुरानी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि सिंधु सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, वर्ष 1921 में। आप पॉइंट्स नोट करते चलें, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में। किसने की, राय बहादुर साहनी ने। ठीक है, राय बहादुर साहनी ने वर्ष 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की। और देखिए सिंधु सभ्यता को क्या है, आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक आपको पता है, हम कल पढ़ चुके हैं कि आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं। देखिए आद्य ऐतिहासिक का तात्पर्य है जो साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध हैं परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके। ठीक है, जो साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध हैं, इनके लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल हैं परंतु हम अभी तक उनको मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं, हम अभी तक उन्हें डिकोड नहीं कर पाए, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो वो जो सिंधु सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक में और कांस्य युग में रखा गया है। अब क्या है, सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी हैं वो कौन थे, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर जॉन मार्शल की बात कर लेते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने, ये कौन थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे या महानिदेशक थे। ठीक है, तो जो सर जॉन मार्शल ने, इन्होंने क्या किया, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत इन्होंने घोषणा की थी। 1924 में ये घोषणा हुई थी।
खोज हुई थी 1921 में। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक प्राचीन पुरास्थल हैं वो किस नदी के किनारे स्थित मिले हैं? दाशक नदी के किनारे। नोट कर लीजिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल हैं वो दाशक नदी के किनारे स्थित कहाँ? सुत कांगेडोर जो अभी बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर। और दक्षिण पुरास्थल कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पाए गए हैं। देखिए इसको मैं आपको याद करने का तरीका एक बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको याद रखना है। तो देखिए आप इसे ऐसे याद रखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, ये चारों दिशाएं हैं हमारी। तो अब आपको सिंधु सभ्यता को कैसे याद रखना है कि इसका पूर्वी सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये सबसे पूर्वी स्थल है। ये मतलब आप मैप के अकॉर्डिंग नहीं, सिंधु सभ्यता के अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको। तो पूर्व में सबसे कौन सा स्थल जाता है इसमें? मेरठ जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये इसका सबसे ये पूर्वी पुरा स्थल है, ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, उत्तरी कौन सा है? ये है आपका जे एंड के में पड़ता है, मांदा इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये मांदा जगह है जो जे एंड के में पड़ती है। ये इसका उत्तरी जो हिस्सा है सिंधु सभ्यता का वो इसका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब बात हो रही है क्या कहते हैं इसके दक्षिणी दक्षिणी स्थल की। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण जो है आपको पता है ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के दाइमाबाद में। ठीक है, दाइमाबाद में ये पड़ता है। और इसकी हम बात करें उत्तरी जो पश्चिमी जो स्थल है ये पड़ता है इसका सुत कांगेडोर में। ठीक है, सुत कांगेडोर देखिए इससे ये बलूचिस्तान में है आपका। इससे क्या होगा जब आप इसको इस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा के पढ़ेंगे तो आप इसे भूलेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि ये इस तरीके से इसका हिस्सा है कि जब मैप जो पड़ता है ना, मैप का जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, भारत के मैप का जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है उसमें ये इसका दक्षिण हिस्सा है। ऐसे इसकी ऐसे रही होगी इसकी स्थिति ना, ऐसे ऐसे रही होगी तभी तो ऐसे मेरठ पड़ा भारत में। ठीक है, इसका यहाँ जे एंड के पड़ता है, ये बलूचिस्तान पड़ता है और दक्षिणी हिस्सा इसका महाराष्ट्र में पड़ता है, दाइमाबाद अहमदाबाद। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसको हो सकता है थ्योरेटिकल में आप अच्छे से ना याद कर पाए, तो आप इस तरीके से मैप से याद रखें। पूर्व में आपका मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिम में आपका सुख और बलूचिस्तान, उत्तर में आपका मांदा जे एंड के और दक्षिण में आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आगे हम पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु सभ्यता, ये जो सैंधव सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये कैसी सभ्यता थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता से जो प्राप्त है परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा जो है वो दी गई है। यानी कि इसमें जो सैंधव सभ्यता से हमें जितने भी जिस अवस्था में हमें ये शहर मिले हैं तो इनमें से 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिनमें से कौन कौन है? ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। अब आप समझ गए। देखिए कुछ लोग क्या होता है हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंधु सभ्यता के पार्ट हैं। तो बड़ा क्या है इनमें? सिंधु सभ्यता। ये सब जो हैं ये सिंधु सभ्यता के अंडर में आते हैं। ठीक है, यानी इंडस वैली से जो है इंडस सिविलाइजेशन है उसके अंडर ये आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें शहर आते हैं जो बड़े नगर हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एंड कालीबंगन। समझ गए? चले अब हम आगे चलते हैं। देखिए जो धोलावीरा है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, पॉइंट नोट करने योग्य है कि जो धोलावीरा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए वो है आपकी धोलावीरा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं? ये खोजे गए हैं आपके गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? वो है आपका मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका जो सबसे बड़ा स्थल है
वो है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के पास है और हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित। इसकी खोज हुई वर्ष 1963 में। सूरजभान जो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए आगे हम देखते हैं, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो ये था लोथल और सुतकोतदा। ठीक है, सुतकोतदा और लोथल ये यहाँ के बंदरगाह। आगे देखते हैं, यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है, स्नानागार बहुत पूछा जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। ये सैंदर सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आप देखिए, ये स्नानागार इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है उस समय में भी, और इसकी निकासी बहुत अच्छी थी। उस समय भी बढ़िया निकासी के साथ ये लोग रहते थे। इसमें जो स्नान कुंड है वो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर ये गहरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आपको पता है कालीबंगन से इससे पहले भी हमने देखे हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं और नक्काशीदार ईंटें हमें कालीबंगन से मिली हैं। इसके अलावा अग्निकुंड भी हमें लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त हुई है। और इसके चारों ओर कौन है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो देखिए ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा की जो मोहरें हैं उनको सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में, मोहर जो थी उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। देखिए यहाँ आप देखिए क्या क्या इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदड़ो से मिले हैं। ठीक है, किससे मिले हैं, मनके, लोथल और चहुंदड़ो से। चलिए आगे हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक समझते हैं आप, मतलब इनको ना चित्रों के द्वारा लिखा गया है, चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, हालांकि जिसको अभी तक अधिकांश चीजों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये आद्य ऐतिहासिक में आती है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। और ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दाई से बाई ओर लिखी जाने का तात्पर्य है, देखिए जब हम ये सपोज कीजिए ये लाइनें हैं, जब हम हिंदी लिखना शुरू करते हैं या इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो हम इधर से शुरू करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, परंतु ये जो लिपि थी सिंधु सभ्यता में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये इधर से लिखनी शुरू होती थी और ये इधर को लिखी जाती थी, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये होती है हमारी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए ये कैसे करते थे, जैसे इन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया, ये लाइन फिल हो गई, अब ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखते थे, ऐसे, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगे मतलब आगे पॉइंट्स हम देखते हैं। चलिए देखिए, लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है, सुमेरिया की सभ्यता मानी जाती है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जो अपने आप में बिल्कुल डेवलप, बहुत ही उन्नत किस्म की पद्धति इन्होंने अपनाई थी रहने के लिए। इतने अच्छे घर इन्होंने बनाए, इतनी अच्छी, सबसे बड़ी चीज है जब आप घर बनाते हैं या आप कोई नगर बसाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है आपके यहाँ निकासी कैसी है जल की। इस बात पर मायने रखती है कि आपकी जो किस्म है निर्माण की कितनी उन्नत है। तो देखिए इनके घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो सड़क की ओर यानी मेन सड़क की ओर ना खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। केवल लोथल नगर, बात हो रही है लोथल नगर की, केवल लोथल नगर के जो घर के दरवाजे थे वे ही केवल ऐसे थे जो मेन रोड की ओर खुलते थे, बाकी सबके जो घरों के दरवाजे थे वो बैक साइड खुलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसलें थी
वो थी गेहूं और जौ, ये इम्पोर्टेंट है। और सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये मीठे का प्रयोग करना जानते थे और किसका प्रयोग करते थे, शहद। और सबसे आगे देखते हैं, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य हमें वनमाली से मिला है, नोट कर लीजिए। वनमाली वो स्थान है जहां से हमें ये मिट्टी का हल हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, रंगपुर और लोथल से हमें चावल के दाने मिले हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चावल के दाने हमें कहां से मिले हैं, ये मिले हैं हमें रंगपुर और लोथल से, ठीक है। इसमें क्या है, हमें धान की खेती होने का यहाँ प्रमाण मिलता है और चावल के पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, लोथल से। देखिए चावल के जो पहले साक्ष्य हैं वो तो आपके प्राप्त हुए हैं लोथल से, परंतु इसके अलावा रंगपुर से भी चावल के दाने मिले हैं। आगे देखते हैं, सैंधवकालीन जो घोड़े के अस्थि पंजर हैं ये हमें कहां से मिले हैं, ये मिले हैं सुकोतदा, कालीबंगन और लोथल, इन तीनों जगह से हमें सैंधवकालीन जो घोड़ा है उसके अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, तोल की इकाई जो थी यहाँ क्या थी, वो लगभग या संभवतः 16 के अनुपात में थी। ये डायरेक्ट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट करते चलिए। सैंधव सभ्यता के लोग क्या करते थे, यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है उसका है अर्थ सिंधु सभ्यता, ठीक है। ये मेलुहा वर्ड का एक प्रयोग किया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेख में, इसका मतलब सिंधु सभ्यता से ही है। आगे देखते हैं, संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का शासन है वो वणिक वर्ग के हाथों में था। और आगे बात करते हैं कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रखा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। अगले फैक्ट्स जानते हैं, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी अहम बात है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये धरती माता को ही उर्वरता की देवी मानते थे। इनका मानना था कि जो अन्न धन है सब कुछ धरती माता देती है और उसकी पूजा ये किया करते थे। आगे देखते हैं, वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु काल में क्या है, विदेशी व्यापार या कुछ इसमें आपको दिए गए हैं, एक बार देख लें। तो क्या क्या वस्तुएं आयातित होती थी और कहाँ से होती थी। तो देखिए तांबा कहाँ से आयात होता था, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। खेतड़ी आपको पता है राजस्थान में है। चांदी कहाँ से ये लोग आयात करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना, सोना ये मंगवाते थे कर्नाटक, अफगानी और ईरान। टिन कहाँ से मंगवाते थे ये लोग, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद कहाँ से मंगवाते थे, सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात। लाजवर्त कहाँ से, ये है मेसोपोटामिया। और सीसा कहाँ से ये लोग मंगवाते थे, ईरान से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस पॉइंट को तो आप जितना हो सके याद रखिएगा। तो देखिए ये जो स्वास्तिक चिन्ह है इसकी जो देन, ये किसकी देन है, ये हड़प्पा सभ्यता से देखिए चला आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता की देन है ये स्वास्तिक। इस चिन्ह से क्या है, सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया है और जो सिंधु घाटी के नगर हैं उसमें किसी भी मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जो मातृ देवी है उसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यहाँ जो कुबड़ वाला सांड था उसको ये, उसकी ये पूजा किया करते थे। आगे देखते हैं, स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। देखिए यहाँ स्त्री की मृण मूर्ति क्या होती है, मिट्टी की मूर्तियां। तो यहाँ मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं वो लेडीज की ज्यादा मिली हैं और ये अधिक मिली हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सैंधव समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। आगे देखते हैं, तो देखिए जो सैंधव वासी हैं वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, सैंधववासी मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। इनके द्वारा ये लोग अपने मनोरंजन के साधन इन लोगों के ये थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जैसा आप इसमें देख रहे होंगे इमेज में, ठीक है। और इन्होंने काले रंग से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो आप देख सकते हैं जो
सिस्टम था, काफी उन्नत किस्म का था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये नहीं जानते थे तलवार क्या होती, तलवार को ये नहीं जानते थे। आगे देखते हैं, कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। देखिए, कालीबंगन ही एक हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहाँ से क्या है, पूर्वी हड़प्पा स्तर हैं, उनके खेत जोते जाने के लिए और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण यहाँ से मिले। चलिए आगे देखते हैं, सैंधव समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों ही चीजें शामिल थी, सम्मिलित थी। यहाँ शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। यहाँ शवों को जलाया भी जाता था और शवों को दफनाया भी जाता था, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा जो है विद्यमान थी। देख लीजिए, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, ठीक है। लोथल और कालीबंगा में क्या है, युग्म समाधियां हमें प्राप्त हुई हैं, यानी जोड़े एक साथ दो को दफनाए जाने वाली जो समाधियां हैं वो हमें प्राप्त हुई। आगे देखते हैं, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत विनाशकारी और एक बहुत भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण पूरी की पूरी सैंधव सभ्यता नष्ट हो गई, जहां कोई नहीं बचा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सैंधव सभ्यता के लिए ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा, ठीक है। आग में जो पकी हुई मिट्टी है इसको क्या कहते थे, ये टेराकोटा ये लोग कहते थे। चलिए अब देखिए, सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं। एक बार वैसे तो हम देख चुके हैं, पर क्या है ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि ये किस नदी पर है और इसके उत्खननकर्ता कौन है, कहाँ है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे स्थित है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला ये पड़ता है। इसकी खोज किसने की, 1921 में दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने और व्हीलर ने 1946 में, अलग अलग रूपों में इसकी खोज की गई हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की, मैके ने 27 में और व्हीलर ने 1930 में। देखिए, जिन्होंने सबसे पहले खोज की है उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, किसने खोज की, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। तो जिन्होंने सबसे पहले खोज की है उनका नाम लिया जाता है। चकमगढ़ की बात हो रही है, ये है सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है, मैके ने 1925 में इसकी खोज की। कालीबंगन की बात हो रही है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और अमल आनंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं, कोट दीजी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, फजल अहमद ने इसकी खोज की। रंगपुर की बात हो रही है, मादर नदी के किनारे है, गुजरात में है, और रंगनाथ राव ने 1953 में इसकी खोज की। आगे देखते हैं, रोपड़ की बात हो रही है, रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिले में है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिले में, रंगनाथ राव ने खोज की। आपको देखिए क्या करना है, ये शहर ना आपको पता होने चाहिए कि कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा था, क्योंकि शहर आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आलमगीरपुर आपको पता है मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे ये है, और मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोज की गई। सुतकांगड़ोर दाशक नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे ये है, ओरल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिले में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। धोलावीरा कहाँ है, लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिले में, खादिर द्वीप पर है, और जेपी जोशी ने इसकी खोज की। सोतकहा की बात हो रही है, ये शादीकोर दक्षिण बलूचिस्तान में है, और इसकी खोज की जॉर्ज डेल्स ने। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप ऐसा कीजिएगा, ये जो मैंने आपको लास्ट में शहर बताए हैं किस नदी के किनारे हैं, ये कहाँ है और उत्खननकर्ता कौन है, ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए। एक बार में आपको ये याद नहीं होंगे, परंतु जब आप रिवाइज करेंगे 3-4 बार, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए, इसका एक स्नैपशॉट लीजिए और रख लीजिए, उससे क्या होगा, आप बीच बीच में 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कहीं नहीं गए, सिंधु सभ्यता को याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं आपकी इस वीडियो में। तो चलिए मिलेंगे हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, लाइक एंड शेयर करते चलें। बार-बार आपसे कहना होता है, तब भी आप नहीं करके जाते हैं, ठीक है? बट क्या है, करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिए और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।